सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्लास 10 अर्थशास्त्र क्लास 10 और ये आपका है चैप्टर 2, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की इसी के विषय में आज हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो आय है, ठीक है, वो क्या है। कह रहा है कि लोगों के द्वारा, है ना, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा परिश्रम के फलस्वरूप। जैसे मान लीजिए हम मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जो परिश्रम हो सकते हैं। कोई अपने शरीर से मेहनत कर रहा है ना, कोई अपने दिमाग से मेहनत कर रहा है। तो कह रहा है कि लोगों को अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन या वस्तु प्राप्त होती है उसे उनकी आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आय कहा जाता है। मतलब लोगों के परिश्रम के द्वारा जो भी धन मिलता है या फिर कोई वस्तु मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। जैसे बच्चे आज गेम खेलते हैं तो गेम में क्या मिलता है? कॉइन्स मिलता है। क्या मिलता है? कॉइन्स, या फिर स्टार मिलता है, या कुछ इस तरह का मिलता है। जो रियल तो नहीं है ना, वर्चुअल है, मतलब काल्पनिक कर सकते हैं। फिर भी वो कहीं ना कहीं बहुत सारा कॉइन्स होकर एक चेंज होता है रुपया में, है ना। या फिर कोई वस्तु आपको मिले, मेहनत करते हैं, कोई वस्तु मिल जाए, जैसे आपको चावल मिल जाए, गेहूं मिल जाए, या फिर कोई और वस्तु, ठीक, मेहनत के फलस्वरूप, तब हम उसे क्या कहेंगे? आय कहेंगे। क्या कहेंगे? आय। अब कह रहा है कि लोगों की आय के द्वारा देश की आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। कि कोई भी देश के लोगों का आय कितना है, उसके आधार पर उस देश का विकास की गणना की जाती है या फिर आकलन किया जाता है। उसमें अब कह रहा है कि जो आय है ये दो तरह के हो गए, एक प्रति व्यक्ति आय और एक राष्ट्रीय आय। इसको थोड़ा और लंबा है, या लिखो राष्ट्रीय आय, ठीक है, और इस तरफ लिख दो प्रति व्यक्ति। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ठीक। कह रहा है लोगों, जो देश है, देश के लोगों को प्राप्त होने वाली आयों का योग क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। चाहे वह देश से प्राप्त किया गया हो या फिर विदेश से प्राप्त किया गया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, काम करता है, और वहां से पैसा कहां भेजता है? हमारे देश में भेजता है, या हमारे देश में ही रहकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या करता है? पैसा को अर्न करता है, ठीक है, कमाता है, वो भी हमारे राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। करा कि देश के लोगों को प्राप्त होने वाली आयों का योग या योगफल क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाता है, चाहे वे देश में प्राप्त किए हो या फिर विदेशों से प्राप्त किए। किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके राष्ट्रीय आय पर क्या करती है? निर्भर। क्या करती है? निर्भर। भारत का जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, कह रहा कि भारत में सबसे पहले
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले 1868 ईस्वी, कब? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, क्या नाम था उनका? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया कि हमारे देश का, या फिर कह सकते हो कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का पता लगाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। और कब इन्होंने लगाया? 1868 ईस्वी। इससे पहले नहीं लगाया गया था, 1868 ईस्वी में सबसे पहले लगाया गया। कह रहा कि उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी, उनकी जो पुस्तक मतलब दादा भाई द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी, किताब जो थी, ठीक, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनका जो किताब का नाम था क्या था? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, लिख देते हैं पोवर्टी, ठीक है, एंड अन ब्रिटिश, ठीक है, अन ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश के नहीं है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। इस किताब में उन्होंने लिखा कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितना है? 20 रुपए है। कितना है जी? 20 रुपए। उन्होंने बताया कि हमारे देश के प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितना है? 20 रुपए के। किसने बताया? दादा भाई नौरोजी। किस पुस्तक में उन्होंने लिखा? पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब बताया? 1868। किसने बताया? दादा भाई। कह कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सरकार ने 1991 में, कब? 1991 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना की। मतलब इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए, इन आंकड़ों को सही सही पता लगाने के लिए हमारे सरकार ने, मतलब भारतीय सरकार ने, कब? 1951 ईस्वी। कब? 1951 ईस्वी में एक संस्था का गठन किया गया। उस संस्था का नाम था केंद्रीय सांख्यिकी, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतीय आयों की आंकड़ा को क्या करती है? एकत्र करती है, ठीक है, उसका संरक्षण करती है और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इन सभी आयों को प्रकाशित। इसके लिए सरकार ने कब? 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का निर्माण करा। कि इस कार्य में राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का भी सहयोग रहता है या फिर सहायता करता है। मतलब जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जो राष्ट्रीय आयों की आंकड़ा को एकत्रित करती है, देखरेख करती है, उसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? सहायता। तो राष्ट्रीय आय समझ में आ गया, ठीक। अब करा है कि प्रति व्यक्ति आय कौन सा है? प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति आय मतलब हमारे देश में जो भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में एक व्यक्ति का औसतन आय क्या है? औसतन आय क्या है, ठीक है, उसकी जो भी औसतन आय होगी उसको क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय क्या कहेंगे? अगर हम इसको निकालें, औसत पूछ रहा है तो आप इसको निकाल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय को, ठीक है,
प्रति व्यक्ति आय बराबर लिख सकते हैं राष्ट्रीय आय, मतलब जो हमारे राष्ट्र की आय है, ठीक है, राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति की बात की जाए। हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उनकी जो जनसंख्या है और राष्ट्रीय आय है उनसे अगर हम भाग करेंगे तो हमें औसत आय क्या होगा, प्राप्त होगा। इस औसत आय को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। कह कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर लोगों को उपभोग वस्तुएं और सेवाएं अधिक मात्रा में क्या होती है, उपलब्ध होती है। मान लीजिए हमारे देश की, ऐसे तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा नहीं है, जो जीडीपी कहा जाता है या फिर जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। अमेरिका जैसे देश है उनका जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफी ज्यादा है। कह कि राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होती है तो लोगों की जो उपभोग होने वाली वस्तु है और सेवाएं हैं अधिक मात्रा में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति 500 रुपया कमाता है प्रतिदिन, जो व्यक्ति कितना कमाता है, 500 रुपए प्रतिदिन कमाता है, इसी व्यक्ति का अगर एक दिन में कितना मिले, 1000 रुपया मिले, कितना मिले, 1000 रुपये। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति कम खर्च कर रहा था वो क्या करेगा, अधिक खर्च करेगा। इसका मतलब कि अधिक से अधिक सेवाओं को वो लेगा, अधिक से अधिक वस्तुओं का वो उपभोग करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो आय है वो क्या होगी, बढ़ जाए। उसकी आय बढ़ना मतलब हमारे राष्ट्र की आय बढ़ना, ठीक है। करा कि केवल आय में होने वाली वृद्धि देश की आर्थिक स्थिति को नहीं व्यक्त करती। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो जाए तो जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं। मान लीजिए राष्ट्रीय आय बढ़ता जाए और देश की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, भारत में जो जनसंख्या है लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसी तरह से बढ़ता रहे तो हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो जितना था उतना ही रहेगा। क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ हमारी जो जनसंख्या है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर राष्ट्रीय आय बढ़े और जनसंख्या कम हो तो हमारा प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय है वो जनसंख्या की क्या इन्वर्स है, क्या जनसंख्या का इन्वर्स है, जबकि राष्ट्रीय आय का समानुपाती। इसके व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है और इसके राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, लेकिन जनसंख्या अगर बढ़ गया तो हमारा प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। किसी देश का राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त होता है उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, जिसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय को औसतन आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, औसतन आय भी। अब इस आय की जो धारणा है, राष्ट्रीय आय की जो धारणा है, प्रति व्यक्ति जो आय की धारणा है, तो इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। किसके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। कि राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है निम्नलिखित आयामों में हम लोग बांट सकते हैं। इसमें 3 बताया गया। कहने का मतलब कि जो राष्ट्रीय आय है इसे हम 3 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद। क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा हमारा है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और तीसरा हमारा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इन आयामों को क्या करते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा। ठीक है, राष्ट्रीय आय की खैर कि राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है या फिर धारणा है, इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3। ठीक। सबसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद। दूसरे को कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और तीसरे को कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीडी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग कह सकते हैं जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को हम लोग कह सकते हैं एनएन। जीडीपी मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह से सकल राष्ट्रीय उत्पादन को हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरह से हम बोल सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर संक्षिप्त रूप आपसे पूछता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो आप बता सकते हैं सकल घरेलू उत्पादन को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जीडीपी का अगर पूछता है फुल फॉर्म तो आप बताइए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह से जीएनपी पूछता है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन पूछता है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इन तीनों के बारे में बारी बारी से समझते हैं। सकल घरेलू जो उत्पादन है, जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके विषय देखिए आपको नाम से क्लियर है। घरेलू मतलब हाँ, मतलब जो छोटे उद्योग है। ठीक है, छोटे मतलब जो लघु उसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत छोटे उद्योग है। एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। फिर से सुनिए, एक देश की सीमा के अंदर मतलब एक पूरा जो देश है, मतलब कह सकते हो पूरे देश में एक वर्ष में कितने? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को किसके? जैसे मान लीजिए जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, जैसे मान लीजिए हम अभी क्या कर रहे हैं? सेवाएं दे रहे हैं। ठीक, क्या दे रहे हैं? सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, वस्तुएं मतलब जैसे आपका कपड़ा हो गया, आपका बहुत सारे सामान बनते हैं। ठीक है, वस्तु आप समझ रहे हैं। ठीक है, सेवाओं में आता है जैसे जो वर्चुअल रूप में करते हैं सेवाएं, डॉक्टर अपना काम करता है, वकील अपना काम करता है, शिक्षक अपना काम करता है, ये सभी क्या है? सेवाएं। क्या है? सेवाएं। तो कह रहा है कि एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को, मतलब एक साल में जितना भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पादन कहेंगे। क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पादन कहेंगे। कह रहा कि अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं वे सभी वस्तुएं एवं सेवाएं जो उपभोग या निवेश के लिए खरीदी जाती है, जिसमें परिवारों द्वारा की गई खरीदारी जैसे भोजन, वस्त्र इत्यादि, तथा पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, परिवहन के लिए गाड़ियां इत्यादि, ये सब। तो आपको सकल घरेलू उत्पादन समझ में आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसकी? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, जीएनपी।
GN कह रहा है कि किसी देश के लोगों द्वारा, चाहे वो अपने देश में हो या फिर किसी दूसरे देश में, एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उन्हें मौद्रिक मूल्य को, उनके मौद्रिक मूल्य को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पादन, क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अब एक वर्ष वहां भी था और एक वर्ष यहां भी। यहां ध्यान देना है कि देश की सीमा के अंदर लोगों के द्वारा हो, कंपनी के द्वारा हो या किसी के द्वारा भी अंतिम वर्षों में या पूरे एक वर्षों में जितनी भी सारी वस्तुएं या सेवाओं का निर्माण हो रहा है उनका मौद्रिक मूल्य जीडीपी का रहेगा। जबकि देश के लोगों के द्वारा, मतलब देश के जो बाहर है, उनकी बात जीडीपी में नहीं की जा रही है। किस में की जा रही है? जीएनपी में। किस में की जा रही है? जीएनपी में। देश से बाहर की बात की जा रही है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, मतलब जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वो अपने देश के लोग हो या फिर दूसरे देश के, मतलब दूसरे देश में जाकर लोग रहते हैं भारत के और वहां से पैसे भेजते हैं, उनकी बात करा। किसी देश के लोगों द्वारा, चाहे वे अपने देश में हो या विदेश में हो, एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उनका जो मौद्रिक मूल्य है, ठीक है, क्या है? मौद्रिक मूल्य है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में हम दोनों उत्पादन को जोड़ सकते हैं, मतलब हम जीडीपी भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं जी? जीडीपी भी जोड़ सकते हैं, और जो देशवासी हैं, देशवासियों द्वारा विदेशों में जो अर्जित आय है उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो अब ये हो गया आपका पूरे देश का, और ये हो गया देश और विदेश का। मतलब जो विदेश में यहाँ के लोग जो कमा रहे हैं, जो आय भेज रहे हैं, वो कहां जुड़ेगा? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जीडीपी मतलब एक देश के सीमा के अंदर, सीमा के बाहर नहीं, सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, सेवाओं का निर्माण हो रहा है, उनका जो मौद्रिक आय है क्या कराएगा? जीडीपी कराएगा। जबकि देश हो या फिर विदेश हो, कहीं भी इस देश के लोग रहने वाले, उनकी जो आय है, ठीक है, उनके द्वारा जो उत्पादन की गई वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनका जो मौद्रिक आय है वो क्या कहलाएगा? सकल राष्ट्रीय, क्या कहलाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाएगा, जीएनपी। क्या कहलाएगा? जीएनपी। एक और है जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तरह की सकल राष्ट्रीय उत्पादन या उत्पाद एवं एक निश्चित अवधि में देश के संपूर्ण उत्पादन का जो मूल्य है वो क्या कहलाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अब इसमें निश्चित, देखो इसमें एक साल की बात की रही थी, एक वर्ष, इसमें भी कितना? एक वर्ष। लेकिन इसमें कहा जा रहा है निश्चित अवधि। निश्चित अवधि हो सकता है वो 5 साल का हो सकता है वो 2 साल का हो सकता है वो 4 साल का हो। एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाती है। जैसे भारत को विकासशील देश बनाना है ना, विकास, ठीक है, विकासशील तो है, ठीक है, इसको और विकसित भारत बनाना है। क्या बनाना है जी? विकसित भारत। तो विकसित भारत को बनाने के लिए एक निश्चित अवधि का क्या किया गया? निर्धारण किया गया कि इस अवधि में हमारे देश का जो आय है, उत्पादन है, जो सेवाएं हैं, उसमें क्या हो? वृद्धि हो और वहां तक पहुंचे। तो कहा कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन का एक निश्चित अवधि के देश में संपूर्ण उत्पादन का जो मौद्रिक आय है, जो मौद्रिक मूल्य है, वो क्या कहलाएगा? एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट करा कि इसके उत्पादन में मशीन, औजार, कारखाने का भवन इत्यादि का एक अंश नष्ट हो जाता है और इसकी समय समय पर मरम्मत करनी पड़ती है या बदलना पड़ता है। इसे घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय भी कहते हैं। कह रहा है कि इसमें खर्च भी होता है, जैसे मान लीजिए जो भी है। अतः सकल राष्ट्रीय उत्पादन में घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय को घटा देने से जो शेष बचता है उसे हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन।
इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, ना इसमें हो रहा था, इसमें हो रहा है। मतलब मान लीजिए आप उत्पादन बनाते, जैसे मशीन बनाया आपने, औजार बनाया आपने, कारखाने का भवन बनाया आपने, तो क्या मशीन, कारखाने और जो आपने औजार बनाया वो नष्ट नहीं होंगे? होंगे। खराब नहीं होंगे? होंगे। तो जो भी उनके खराब होने में लागत लगेगी, मतलब नष्ट होने में, बर्बाद होने में, उसको अगर हम घटा देते हैं, किससे? सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से अगर हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हाँ, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए एनएनपी बराबर, एनएनपी बराबर आप लिख सकते हैं जीएनपी, जीएनपी माइनस हानि, मतलब जो भी हानियां हुई है, ठीक है, उसको अगर हम घटा दे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा? प्राप्त। इसमें क्या था? जीएनपी देखिए, लिखिए, अगर आप लिखेंगे तो लिख देते हैं।